नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में मातृभूमि का मान हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एकांकी पढ़ रहे हैं और जिसमें अभी तक हम लोगों ने पहला दृश्य पढ़ा, किस तरह राव हेमू मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। सेनापति अभय सिंह आए हैं और संदेश देने के लिए कि आप हमारे महाराज की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप उनके अंडर में यानी अधीन हो करके एकजुट हो जाइए। तो राव हेमू कहते हैं कि हम कभी बल से और ताकत से हम किसी की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हाँ, प्रेम से अगर वो मनाएं तो भले ही हम लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं। हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी राजपूत हैं, हम किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। अब इसके बाद बच्चों दूसरा दृश्य है। ये स्थान चित्तौड़गढ़ का राजमहल है। महाराणा लाखा बहुत चिंतित हैं और व्यथित अवस्था में यानी बहुत दुखी अवस्था में, व्याकुल अवस्था में वो टहल रहे हैं। पर्दा उठता है तब ये दृश्य दिखाई देता है। और हुआ यह है कि राव हेमू जो हाड़ा के महाराजा हैं, हाड़ा वंश के महाराजा हैं, उन्होंने चित्तौड़ के महाराजा राणा को पराजित कर दिया है और राणा लाखा को पराजित कर दिया है। और इसके बाद पराजय होने के बाद उनकी क्या अवस्था हुई, क्या उनकी हालत है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। लाखा कह रहे हैं, इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस तरह पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, ये मेरा हृदय जानता है। मुट्ठी भर हाड़ाओं ने किस तरह से हमारे मेवाड़ की सेना को पराजित कर दिया है और इससे हमारे आत्मगौरव को, हमारे स्वाभिमान को, हमारे सम्मान को बड़ी ठेस पहुंची है। तो तभी अभय सिंह का प्रवेश होता है। महाराणा को अभिवादन करते हैं अभय सिंह, जो उनके सेनापति हैं महाराणा लाखा के। तो अभय सिंह कहते हैं, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं, आप चलिए दरबार में, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाराणा कहते हैं, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि हम जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। मैं लोगों का सामना कैसे करूं, कैसे मुंह दिखाऊं, मैं आज दरबार में नहीं आऊँगा। तो अभय सिंह कहते हैं, हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? आप बिना वजह चिंता कर रहे हैं। उन्होंने धोखे से हमारे ऊपर आक्रमण किया। तो महाराणा कहते हैं, जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते हैं, आन माने बच्चों इज्जत, स्वाभिमान, गौरव, जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक से इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। ये जो कलंक लग गया है, जो मुट्ठी भर हाड़ाओं से मुझे पराजय झेलनी पड़ी है, इस कलंक को मैं धो देना चाहता हूँ। और मैं आन को अपने प्राणों से भी, प्राण जाए पर वचन न जाए कहने का मतलब, वचन चला जाए, इज्जत चली जाए, तो ऐसे कुछ लोगों को मंजूर नहीं है, प्राण भले चला जाए। कहते हैं बड़ी उपहासजनक बात है, बड़ी मतलब हमारे लिए बहुत बेइज्जती की बात हो गई है और मैं इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। तो अभय सिंह कहते हैं, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। आप जब भी आदेश दीजिए, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। आप जब चाहें तब हाड़ाओं पर आक्रमण कर सकते हैं और हम लोग पूरी वीरता से लड़ेंगे और जो आपका आत्मगौरव नष्ट हो गया है, हम उसको वापस दिला कर रहेंगे। महाराणा कहते हैं, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। आज हमारे सैनिकों के पौरुष का, बल का, उसकी परीक्षा का दिन आ गया है। महारावल बापा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा
ले लिए। उन्होंने कह रहे हैं कि महारावल बापा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि जब तक अपने सैनिकों के साथ बूंदी के दुर्ग में, किले में उन्हें पराजित करके प्रवेश नहीं करूँगा, यानी उन्हें पराजित नहीं कर लूँगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अभय सिंह कहते हैं महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? छोटे से दुर्ग को जीतने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आपको नहीं करनी चाहिए। अंतिम विजय हमारी ही होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग पाएंगे, इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा कहते हैं आप क्या कहते हैं सेनापति, मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भले ही मैं जानता हूँ कि यह कठिन काम है, और मुझे ये भी पता है कि हाड़ा लोग कोई कम वीर नहीं है, वो भी हमारी तरह बहुत वीर हैं, और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी चाहिए। तभी पीछे से गाना बजता है, नेपथ्य से गाने की आवाज़ आती है। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ऐसा गाते गाते चारणी बच्चों दरबार में जो राजाओं महाराजाओं को गीत बना बना करके गाते हैं, सुनाते हैं, उनकी वीरता के गीत, उनके साहस को बढ़ाने वाले गीत, तो ऐसा ही चारणी गीत गाती हुई आती है। महाराणा कहते हैं तुम क्या कुछ गा रही थी चारणी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि तुम कुछ गा रही थी और पूरे राजस्थान को एक करने की बात गा रही थी, लेकिन मैं तो आज उस कड़ी को, उस जंजीर को, एकता की जंजीर को मैं तोड़ने जा रहा हूँ। आज मैं दो जातियों में दुश्मनी, हाड़ा और मेवाड़ के जातियों में मैं दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। तो चारणी कहती है ये क्या कहते हैं महाराणा, मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ से उन्नत हैं, फिर भी वे वीर हैं। भले ही आप हाड़ा से शक्ति में, साधन में उन्नत हैं, ऊंचे हैं, ऊपर हैं, लेकिन हाड़ा भी वीर हैं, और मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं, और बहुत सारे समय में मेवाड़ की उन्होंने सहायता की है। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। यदि उनसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, तो मैं तो कहूँगी कि उसको भूल जाएं और ये दुश्मनी न करें। उनका जो स्नेह का संबंध है, प्रेम का संबंध है, वो बना रहे। तो महाराणा कहते हैं चारणी तुम बहुत देर से आई, चारणी तुम बहुत देर से आई। और तो अभय सिंह कहते चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत नहीं लेंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो चारणी कहते दुर्भाग्य महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। देश का कोई भी शुभ चिंतक, जो भी देश का शुभ चिंतक होगा, वो जैसी प्रतिज्ञा आपने की है, ऐसे विद्वेष की, ईर्ष्या की, दुश्मनी की आग को फैलने देना नहीं पसंद करेगा, और मैं भी इसे पसंद नहीं करूंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं मेवाड़ में और बूंदी में युद्ध नहीं होने दूंगी। तो अभय सिंह कहते हैं किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। तो चारणी कहते उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी पूरी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? तो चारणी कहती है कि ऐसा करिए, यदि आपको चारणी को, बूंदी को जीतना है, हाड़ाओं को जीतना है, तो एक नकली किला, एक बूंदी का नकली किला बना लीजिए, उसको तोड़ करके, ध्वंस करके
और आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। क्या मेरी ये शर्त आपको स्वीकार है? तो महाराणा कहते हैं अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष नहीं होगा, और सेनापति नकली दुर्ग बनवाने की व्यवस्था करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चारणी, जैसा तुम कह रही हो, अभी तो मैं नकली दुर्ग बना करके अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेता हूँ, लेकिन जब तक मैं इन हाड़ाओं को इनकी दुष्टता का दंड नहीं दूंगा तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। और इसके बाद उन्होंने आदेश दिया नकली दुर्ग बनाने का। इस तरह पर्दा गिर जाता है, दूसरा खंड समाप्त होता है। तो बच्चों, इसमें हम लोग ने ये पढ़ा कि हाड़ाओं ने मेवाड़ पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया, और इसके बाद उससे महाराणा लाखा बड़े दुखी हैं, बड़े विचलित हैं। वो उनको लगता है कि जैसे मेरा सम्मान चला गया, और इसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए अंत में यह निश्चय किया गया कि एक नकली दुर्ग बना करके और उसको तोड़ करके और ये अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। तो ये दूसरा दृश्य समाप्त हुआ। अभी हम लोग तीसरा दृश्य है, फिर चौथा है, और फिर 4 दृश्य हैं। तो बच्चों, एक दृश्य का और अध्ययन हम लोग, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वीडियो अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो एक अगला दृश्य हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।